ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। पूरी तरीके से ये वाला आपका पार्ट खत्म हो गया। हाँ, और याद रखना है भाग 4 में आपका हमने पिछला जो है पूरा पढ़ा है, आयरलैंड वाला भाग 4 के अंतर्गत आता है। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, ठीक है। चलिए, तो भैया मूल कर्तव्य की बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मूल कर्तव्य का मतलब है फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर है, ड्यूटीज का और फंडामेंटल राइट्स में जमीन आसमान का अंतर है। क्वेश्चन में ये कहता है कि ये बताओ कि मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन से आए हैं। पहला क्वेश्चन, मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन, मूल कर्तव्य किस भाग में है। तीसरा क्वेश्चन, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। चौथा क्वेश्चन, और मूल कर्तव्य कितने हैं। पांचवा क्वेश्चन, मूल कर्तव्य मूल संविधान में कितने थे। छठा क्वेश्चन, और मूल कर्तव्य वर्तमान संविधान में कितने हैं। सातवां क्वेश्चन। ये 7 प्रकार के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट है कि जो मूल कर्तव्य है, विदित है कि आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित मूल कर्तव्य है। पहला स्टार बना के पॉइंट लिख लो। स्टार बना के पॉइंट अगला ये कहता है कि मूल कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाए गए हैं, जो 1976 में संशोधन हुआ। यह बात याद रखिएगा। 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया था, याद आया, अभी पहले पढ़ाया है। और मूल कर्तव्यों का जो संशोधन है वो 42वां है, वो 44वां था, ये 42वां है। दोनों में फर्क याद रखना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ, इधर उधर मिक्सअप कर दो, है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। अगला पॉइंट ये है कि इससे पूर्व मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को तो रखा गया था, लेकिन मूल कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया था। मतलब ये पूरी तरीके से बात फाइनल हो जाती है कि पहले जो संविधान बना था उसमें मूल अधिकार थे। अब संविधान जो बना है उसमें इनको संशोधन करके अनुच्छेद कितने कितने में 51A में डाल दिया गया है, और ये बाद में शामिल किए गए हैं। किसमें? 42वें संविधान संशोधन। भाई बहुत देर में किए गए हैं। पहला हुआ, दूसरा संविधान संशोधन, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 42वें संविधान संशोधन में डाले गए। तो कुल मिलाकर बहुत लेट डाले गए। मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस से या सोवियत संघ रूस आ जाए तो ऑप्शन मार देना। वर्तमान में कौन से अनुच्छेद में है? तो 51A या 51 का में लिए गए हैं। आर्टिकल 51A में जो है मूल कर्तव्य को रखा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज में कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों? तो वर्तमान में अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि वर्तमान में कितने हैं, तो 11 हैं, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो यार क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है, जबकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10 थे। 11वां कौन सा जोड़ा गया है? दिमाग में ये भी आता है। जैसे मूल अधिकार में छठा जो है 6 रखे गए, 7वां हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार न्याय का अधिकार बना दिया गया, विधिक का अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऐसे आपके दिमाग में ये भी तो आता होगा कि अगर 10 थे तो 11वां कौन सा जोड़ा गया? तो यही तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और वहां से क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 11वां जोड़ा गया ना, ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया और ये है क्या? तो आपको मैं बता देता हूं कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो याद रखिएगा, वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। इसलिए 11 मूल कर्तव्य हो गए। और दोस्तों वो उसका नाम क्या है पता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है जिसको आपको रटना चाहिए, दिमाग में फीड कर लेना। क्वेश्चन कल को आ सकता है कि 11वां जो मौलिक अधिकार है उसका नाम क्या है? तो निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन, कितने से कितने वर्ष को जो है निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, ऐसा सरकार ने प्रावधान किया है? तो आंसर होगा 6 से 14 वर्ष। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन कब आया? 2002 में आया। ये भी आपको याद रखना है। अब मैं इन 11 को देख लेता हूं एक एक तरीके से, जिसमें से आपको ये वाला तो भूलना नहीं है। यही वाला अगर आपको याद है तो समझ लो क्वेश्चन पेपर ये वाला क्वेश्चन निकल जाएगा एग्जाम में। संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, ये पहले से संविधान में था। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करना, जितने भी आंदोलन में सदस्य रहे सक्रिय रूप से उनका पालन करना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, जिससे कोई राष्ट्र को तोड़ ना पाए। देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा करना, ये हम सभी का दायित्व है। भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना रखना, यानी हमको मेल बनाकर चलना चाहिए, कभी अलगाव की नहीं होने सोचना चाहिए। समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, परंपरा है, उसको हमें जीवित रखना है, रक्षा रखनी है उसकी।
हमारा जो एनवायरमेंट है, प्राकृतिक पर्यावरण, उसको हमारा दायित्व बनता है कि हम उसका खुद रक्षा करें और उसमें रहने वाले प्राणी हैं, जैसे जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, उन सभी की रक्षा करने का दायित्व किसको है? हमारा है। ठीक है। अगला पॉइंट यह आता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन का विकास करना। एक ऐसी पहल जो एक शिक्षक और एक स्टूडेंट कर सकता है, तो एक कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन से हम सभी को आगे बढ़ना पड़ेगा। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हमारी जितनी भी धरोहर है, सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए, जितने भी जो है सरकारी दृष्टियां हैं, सार्वजनिक संपत्तियां हैं, इनको क्या है? इनका दायित्व है कि इनको हम तोड़ फोड़ के जरिए या नष्ट करने के जरिए से ना देखें, बल्कि इनमें रक्षा करने का दायित्व रखें। व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करना, यानी हम सभी को यह सोचना चाहिए कि हमारा जो समाज है वो उत्थान की तरफ बढ़े, गर्त में ना जाए, नीचे की तरफ ना जाए। और ये अगला नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अपने शिक्षा के अवसर को उपलब्ध कराना है, जो अनुच्छेद हम कह सकते हैं संविधान संशोधन 86 में दिया गया है। अब देखिए, वास्तविक जो संविधान है वो दोस्तों यहां से स्टार्ट होता है। ये संविधान में अगर देखा जाए तो 30% हम संविधान को लगभग क्लियर कर चुके हैं हम पूरी तरीके से। बचा हुआ 70% संविधान अब जाएगा, जहां से क्वेश्चन बनते हैं कि राष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति क्या है, ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। ठीक है। तो पूरी तरीके से फोकस करना है कि संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अगर पढ़ लिया तो समझ लो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है। अब देखिएगा, संघीय राज्यपालिका जो है, संघीय कार्यपालिका जो है, उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद में सबसे पहला जो पद आता है वो राष्ट्रपति का आता है। भारत में एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से, जितने भी भारतीय एग्जाम होते हैं उसमें एक क्वेश्चन बनता है, ये कहता है कि भारत के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति होगा, ये एक ऐसा विवरण दिया गया है। जल्दी से बताइएगा, तो आंसर होगा अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि भैया भारत का जो कार्यपालिका शक्ति है वो अनुच्छेद 53 का 1 में होगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 1 में होगा? जी नहीं, मात्र किसमें होगा? मात्र दोस्तों 58 के अनुसार जो है वो योग्यता धारण करता है और अनुच्छेद 53 के तहत एक राष्ट्रपति होगा। 53 1 के तहत राष्ट्रपति की जो शक्तियां होगी वो कार्यपालिका में होगी। ये बात आपको याद रखनी है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के लिखना है। कल को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में किस व्यवस्था को अपनाया गया है? संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। तो कल को 2 क्वेश्चन बनेंगे, दोनों स्टार बना के लिख लेना है। क्वेश्चन में यह बनेगा कि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का सदस्य यानी प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति। और कल को क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि मंत्रिमंडल का वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मंत्रिमंडल के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तब भी राष्ट्रपति होगा। जब तक क्वेश्चन में वास्तविक लग करना है तो तब तक आप प्रधानमंत्री नहीं मारेंगे। तो याद रखिएगा, मंत्रिमंडल के कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति है और मंत्रिमंडल के कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वो प्रधानमंत्री है। तो जब वास्तविक पूछा जाए तो प्रधानमंत्री और जब नाम मात्र या नाम मात्र ना पूछा जाए तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमण पद्धति द्वारा किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के स्टार लगा लेना। यानी अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है ये जो भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है वो किस पद्धति के द्वारा चुना जाता है? तो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा चुना जाता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो पहला नागरिक होता है, पहला संवैधानिक प्रधान होता है और सर्वोच्च सेनापति होता है, यानी तीनों सेनाओं का सेनापति, तीनों सेनाओं का चीफ होता है। कौन? प्रेसिडेंट होता है। क्लियर है? यह बात आपको दिमाग में फीड रखनी है। राष्ट्रपति पद की योग्यता, अनुच्छेद 58 में दोस्तों ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि प्रेसिडेंट बनना चाहता है, यदि राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वह निम्न योग्यता रखता हो तभी बन सकता है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो,
लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने का योग्यता जो रखता है वो होना चाहिए। यानी जो लोकसभा है ना, जिसको हम निम्न सदन कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। लोकसभा जो होता है उसमें निर्वाचित होने के लिए वो एलिजिबल हो, योग्य है, तो दोस्तों ये योग्य होगा। चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। और याद रखिएगा, हमारे संविधान में ऐसी कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिसमें कोई शिक्षा का प्रावधान हो। मतलब कोई भी व्यक्ति एजुकेशन की बात करे तो एजुकेशन का जिक्र ही नहीं है। तो आपको याद रखना है कि एजुकेशन का वर्ड यूज नहीं किया गया है कि मतलब इतना व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो राष्ट्रपति चुना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं प्रावधान है। लेकिन हम लोगों की नौकरियों में बहुत कुछ होता है, तो इस पर भी आप हमें राय दें कि क्या आपकी राय है कि यहाँ पर ऐसा सिस्टम है और हमारे जीवन में, हम लोगों के जीवन में कैसा सिस्टम होता है। ठीक है, ये भी हमें राय दें आप। राष्ट्रपति की योग्यता के बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि निर्वाचन। दोस्तों याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। कुछ ऐसे मिलते जुलते वर्डों से आपके ऑप्शंस गलत हो सकते हैं, इसलिए दोनों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिएगा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता तो लोकसभा राज्यसभा से ही है, और उसमें भी लोकसभा राज्यसभा, लेकिन फर्क क्या होता है, एक शब्द का अंतर होता है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब देखिए, ये वर्ड जो है ना, निर्वाचित, ये निर्वाचित सदस्य याद रखना है। जब भी निर्वाचित सदस्य होगा तो वो राष्ट्रपति में होगा। यानी हमेशा याद रखिएगा कि सभी सदस्यों के द्वारा ना होकर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो सभी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित, मतलब पूरी तरीके से जो निर्वाचित होकर आते हैं, ठीक है ना, तो वो सदस्य होते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पंडिचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। यानी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें दिल्ली और पंडिचेरी को शामिल किया गया है। ये भी कैसे होते हैं, निर्वाचित होते हैं। तो कुल मिलाकर ये बात दिमाग में फीड कर लेना है कि जब भी आपको राष्ट्रपति का ऑप्शन देखना है या टिक करना है तो उसमें संसद व विधानसभा, दिल्ली व पंडिचेरी के निर्वाचित सदस्य होना बहुत जरूरी है। क्लियर है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट ये है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग से 2 क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग से 2 क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं वो ये हैं, स्टार बना के लिख लेना, कि महाभियोग की प्रक्रिया भारत में किस संविधान से प्रेरित है। आंसर होगा अमेरिका, यानी यूएसए। अमेरिका से महाभियोग की पद्धति ली गई है। अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो वो है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत भारत के सिस्टम में यह है कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है यदि वह संविधान की अवहेलना करता है। क्लियर है, तो आपको याद रखना है कि इस अनुच्छेद 61 का उपयोग कैसे करना है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण यानी अवहेलना किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या संसद के राज्यसभा या लोकसभा में चलाया जाएगा? बिल्कुल चलाया जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या राज्यसभा में पहले ले जाया जाएगा या लोकसभा में? तो आंसर होगा कि महाभियोग चलाने के लिए आप किसी भी सदन में उसे ले जा सकते हैं। अब बात आती है प्रक्रिया, क्योंकि प्रक्रिया में बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, तो यहां से बनते हैं 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। क्या 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में प्रयोग या प्रस्तुत किया जा सकता है, ये मैंने बताया है। यानी निम्न सदन जिसको लोकसभा कहते हैं, उच्च सदन जिसको राज्यसभा कहते हैं। तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है वो हम किसी भी सदन में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात तो एक तय हो गई। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर हम महाभियोग चला रहे हैं, जब भी हम किसी पद्धति को चलाते हैं, ठीक है ना, तो उससे पूर्व हम राष्ट्रपति को क्या करेंगे? सूचित करेंगे। अब बात आती है कि जब हम महाभियोग लगा रहे होंगे तो प्रस्ताव के कितने दिन पूर्व यानी 14 दिन पहले हम राष्ट्रपति को बताएंगे कि भैया तुम्हें महाभियोग के द्वारा हटाने की कोशिश है, यानी प्रस्ताव राज्यसभा या लोकसभा में जाया जा रहा है। प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन
में कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। मतलब लोकसभा राज्यसभा में अगर जिसमें भी आप ले जा रहे हो वो तभी पारित समझा जाएगा, तभी उस प्रस्ताव को यहाँ पर क्या आगे बढ़ाया जाएगा जब उस सदन के 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक है ना। तो ये बात तय होनी चाहिए कि अगर सदन में ले जाया जा रहा है राज्यसभा या लोकसभा तो उसमें 1/4 के सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। अब देखो 1/4 के सदस्य के हस्ताक्षर हो तो गए, लेकिन अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 से बहुमत पारित होना चाहिए, तभी वह आगे जाया जाएगा। मतलब क्या है कि अगर 2/3, अब देखो क्वेश्चन के ऑप्शन में 1/3, 2/3, 4/3 ऐसे होंगे तो बच्चा परेशान हो जाएगा। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर, और जबकि पूछे कितना बहुमत तो 2/3 बहुमत से पारित होगा, तभी वह आगे के लिए दूसरे सदन में जाएगा। यदि आपने पहले सदन में राज्यसभा में प्रेषित किया था तो वो दूसरे में लोकसभा में जाएगा, यदि पहले लोकसभा में किया था तो दूसरे सदन में राज्यसभा में जाएगा। लेकिन जाएगा कब? 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद। राष्ट्रपति को दूसरे सदन में स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। यह भी आपको याद रखना है कि देखिए अपनी बात को रखने का भी अधिकार भारत के प्रेसिडेंट को होता है। यदि द्वितीय सदन भी प्रथम सदन की भांति महाभियोग के प्रस्ताव को समस्त सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित कर लेता है, पहले वाले सदन ने 2/3 बहुमत, दूसरे वाले सदन ने 2/3 बहुमत से पारित कर लिया, तो यार याद रखो कि उस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, उस प्रेसिडेंट का रिक्त पद समझा जाएगा। यानी आपको याद रखना है कि 14 दिन पूर्व जो है हम किसी राष्ट्रपति को सूचित करेंगे कि भैया तुम्हें हटाया जा रहा है, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, दूसरे सदन में भेजेंगे और फिर 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए दोस्तों। और समझ लो राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को हटाया जा चुका है। क्या भारत में अभी तक महाभियोग लगा है? यदि लगा है तो कितने बार लगा है और किस किस राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया गया है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तक महाभियोग नहीं लगा है। भारत में ऐसा कोई अवसर नहीं आया है जिस पर राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 का प्रयोग हुआ हो और हटाया गया हो, ये भी बात तय है। हाँ, कोशिश जरूर हुई है, पिछले सेशन में भी आप जानते हो कि कोशिश हुई है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, चलो तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगला पॉइंट बनता है कि भारत में जो प्रेसिडेंट होता है उसकी शक्तियां, भारत में जो प्रेसिडेंट है उसकी शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, इन पर थोड़ा सा हम नजर डाल लेते हैं। नजर क्या है कि 79 के अनुसार राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। देखिए जब भी संसद बनती है ना, संसद बनती है तो संसद क्या है, संसद 3 लोगों से बनती है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक प्रेसिडेंट। यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से क्या बनती है, संसद का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है, तो जब क्वेश्चन में आता है कि संसद का, भारत का जो प्रेसिडेंट होता है वो किस अनुच्छेद का अभिन्न अंग होता है, तो अनुच्छेद 79 के तहत भारत का प्रेसिडेंट संसद का अभिन्न अंग होता है। इस रूप में उसे विधायी शक्तियां भी प्राप्त हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन में बहुत बार देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो स्लाइड देख रहे हैं, ये 5 पॉइंट है। इन 5 पॉइंट में हर बार एक क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम में बच्चे गलत करके आते हैं। सुनिएगा, ये वाला पॉइंट मैंने पूरी तरीके से आपको बता दिया कि संसद का अभिन्न अंग किस अनुच्छेद के द्वारा होता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये बताओ कि जो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का जो सत्रावाहन और आवाहन या सत्रावासान, ऐसे शब्द के जो प्रयोग होते हैं ना, मतलब ये होता है कि जब भी साल के दौरान साल नया स्टार्ट होता है तो दोनों सदनों की कार्यवाही को सबसे पहले कौन शुरू करता है, तो आंसर होगा राष्ट्रपति। दोनों सदनों की कार्यवाही को कौन लास्ट में विघटित करता है, तो कौन होगा, तो भी राष्ट्रपति। मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि दोनों सदनों को जो भंग करने का शक्ति है वो किसको है, तो क्या राष्ट्रपति होगा? बिल्कुल नहीं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा। याद रखिएगा, दोनों सदनों को स्थगित करने का जो शक्ति है वो किसमें है, वो है दोस्तों राष्ट्रपति में। संयुक्त सदन बुलाने का जो अधिकार है वो किसको है,
राष्ट्रपति को है। याद रखिएगा, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। शुरुआत के साल में दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। अंत में अगर क्वेश्चन में पूछा जाए दोनों सदनों को बंद करने, लोकसभा को भंग करने, आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है। प्रत्येक चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष में प्रथम अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करता है। ये वही पॉइंट है जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। यही मैंने बताया। लेकिन ये बताओ कि ये जो है किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है कि देखिए, अनुच्छेद 108 ये कहता है कि भारत का जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो संसद के दोनों सदनों की बैठक एक साथ बुलाएगा एक छत के नीचे। और ये कब होता है? ये तभी होता है जब दोनों सदनों में गतिरोध हो रहा हो। यानी कोई ये कह रहा हो कि हम नहीं मानते, कोई ये कह रहा हो हम ये पारित नहीं करेंगे, कोई ये कह रहा हो कि हम ये बिल पारित नहीं करेंगे। तो दोनों सदनों को हम एक साथ में बैठा कर क्या करेंगे? हम कहीं ना कहीं चर्चा कर लेंगे और एक बेहतर रिजल्ट पर जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर दो बनते हैं। इस पॉइंट को सबसे ज्यादा समझिएगा। संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? तो आंसर होगा प्रेसिडेंट। संसद के दोनों सदनों की कौन अध्यक्षता करता है? तो वहां पर होगा लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर महोदय। ये बात इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन हो गए। जब अध्यक्षता करने की बात आए तो स्पीकर हो जाएगा, बुलाने की बात आ जाए तो राष्ट्रपति, बुलाने के बाद राष्ट्रपति का काम खत्म। और तीसरा क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद में है? 108 में है। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो उच्च सदन में यानी राज्यसभा में 12 करता है और लोकसभा में 2 करता है। वो कौन से होते हैं? एंग्लो इंडियन। और ये जो 12 होते हैं ये साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में पारंगत होते हैं। ठीक है, चले आगे चलेंगे। ये 3 पॉइंट और समझ लो, फिर चलते हैं अगले चैप्टर पर। राष्ट्रपति आपात उपबंध। अब 3 क्वेश्चन कई बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है राष्ट्रीय आपात, जिसको 352 कहा जाता है। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय आपात को किस अनुच्छेद में रखा गया है? आंसर होगा 352। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? आंसर 356। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगता है वो किस अनुच्छेद में है? तो आंसर होगा 356। राष्ट्र में वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो आंसर होगा 360। याद भी आसानी से कर सकते हो। 352 में 4 जोड़ दो 356, 356 में 4 जोड़ दो 360, है ना। 52, 56, 60। अब एक में है राष्ट्रीय आपात, बीच में हमेशा राष्ट्रपति शासन और लास्ट में हमेशा वित्तीय आपात। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं? अधिकतर आपात उपबंध भारतीय शासन 1935 से लिए गए हैं। यह बात दिमाग में रखना है। और जर्मनी भी आपात उपबंध के लिए जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपसे कहा है जब क्वेश्चन में ये पूछे अलग अलग कि राष्ट्रीय आपात तो आंसर मारो 352, राष्ट्रपति शासन तो आंसर मारो 356, वित्तीय आपात तो आंसर मारो 360। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछे कि भारतीय संविधान में आपातकालीन जो सेवा है वो शक्तियां हैं, राष्ट्रपति जिसका उपयोग करता है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में। ठीक है, एनी डाउट? नो डाउट। यह प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने के लिए सक्षम बनाती है। याद रखिएगा, जब राष्ट्र में कोई दिक्कत हो रही हो तो अनुच्छेद 352 लगाते हैं। जब कोई राज्य में दिक्कत हो रही हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति लगाता है, वो भी राष्ट्रपति की सहमति पर। राज्यपाल, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है? राज्यपाल यानी भारत का गवर्नर लगाता है, जो उस राज्य में नियुक्त होता है राष्ट्रपति के द्वारा। और वित्तीय आपात जो अभी तक नहीं लगा है भारत में, आगे संभावना है। याद रखिएगा, आने वाले समय में अगर लग जाता है तो उसमें अपडेट कर लेना। भैया कोरोना काल जैसी समस्याओं से भारत गुजरा है तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है। ठीक है,
संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है, जिससे कोई भी अगर देश में दिक्कत आती है तो राष्ट्रपति शासन लगा दे, राष्ट्रीय आपात लगा देंगे। राज्य में आती है तो राष्ट्रपति शासन। और वित्तीय आपात की बात करें, जो वित्तीय आपात का मतलब होता है अगर भारत में धन की कमी हो जाए। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आइएगा, उपराष्ट्रपति। देखिए, उपराष्ट्रपति में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, उपराष्ट्रपति को जो है कैसे चुना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे गलत करते हैं अक्सर। और राज्यसभा के प्रधान सभापति कौन होता है, तो 3-4 पॉइंट में हम जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63, याद रखो, अनुच्छेद 61 के तहत हमने कहा था महाभियोग होगा। अनुच्छेद 63 में कहा कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जिसको 22 प्रेसिडेंट बोलेंगे। क्वेश्चन में यह भी याद रखना है कि भारत के जो राष्ट्रपति है ना, एक नोट पॉइंट लिख लो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या भारत का राष्ट्रपति सीमित समय के लिए चुना जा सकता है, या दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रपति, एक व्यक्ति कितने बार चुना जा सकता है। तो आपको मार देना है कोई सीमा नहीं। और यूएसए में, अमेरिका में एक व्यक्ति मात्र 2 बार चुना जा सकता है। दोनों क्वेश्चन लिख लेना नीचे स्टार बना के। तो मतलब कोई एक व्यक्ति है अगर चुनाव लड़ना चाहता है, जीता है, तो वो कितनी बार लड़ सकता है, तो केवल 2 बार अमेरिका में। और भारत में हमेशा जितनी बार लड़ते रहो, योग्यता होनी चाहिए बस, ठीक है ना, 35 वर्ष होनी चाहिए, और बस ये होना चाहिए। लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें एजुकेशन कुछ नहीं है, मैंने पहले बताया। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण है, और राष्ट्रपति का प्रावधान वो भी अमेरिका से ग्रहण है। ये भी आपको बात दिमाग में फिट रखनी है। अब एक बात और याद रखना है, उसमें क्या था, राष्ट्रपति में लोकसभा का जो है नेता चुने जाने की क्या रखता हो, हैसियत रखता हो कोई व्यक्ति, तभी राष्ट्रपति बनेगा। और इसमें क्या होता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति नहीं होता है, ना सदस्य होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अतः मतदान का अधिकार भी नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर याद रखना है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का न तो सदस्य होता है, न ही वो मतदान कर सकता है, लेकिन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य कर सकता है। और याद रखिएगा दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि कितने दिनों तक राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभाल सकता है, तो मात्र 6 महीनों के भीतर ही दूसरे चुनाव हो जाने चाहिए या कोई राष्ट्रपति आना चाहिए। तो कोई भी उपराष्ट्रपति कितने दिनों तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, तो आपको याद रखना है मात्र 6 महीने के दौरान तक। क्लियर है, कोई डाउट नहीं हो सकता डाउट। अब बात करते हैं कि जो संसद है, कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। देखिए, लोकसभा राज्यसभा से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बड़ा ध्यान से देखना एक एक पॉइंट को, ठीक है। देखिए, संघीय विधायिका या संसद को संघीय विधायिका कहा जाता है। भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा आधार जो स्तंभ है वो क्या है, संसद है। संसद का निर्माण, फिर से मैं बताऊंगा, एरो बना के लिख लेना। संसद का निर्माण होता है लोकसभा, राज्यसभा और किससे, प्रेसिडेंट से। तीनों चीजों से मिलकर बनता है, यह बात दिमाग में रखना। ऐसा ही आपको संसद के नीचे एरो लगा के LRP लिख लेना है। LRP हिंदी में लिख लेना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। अब बात आती है कि इसका उपबंध संविधान के किस भाग में है, तो भाग 5 में है। अनुच्छेद कितने से कितने तक का, 79 से 123 तक का है। एक बार ये भूल जाना, लेकिन अलग अलग वाले जो अभी मैं आगे बताऊंगा वो मत भूलना। वो केवल 2 आपको याद रखने हैं, 2 अनुच्छेद, ठीक है। क्वेश्चन में आपको केवल 3 अनुच्छेद याद रखने हैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, कि भारत में, भारतीय संविधान में भारत की जो संसद है वो कितने अनुच्छेद की बात करती है। तो 79 में ये कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी, ठीक है। इतना अभी ध्यान रखो केवल।
भारत में एक संसद होगी, कितने अनुच्छेद में है? 79 में है। संघ के लिए एक संसद होगी, मैंने बताया राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, अभी मैंने बताया LRP है ना। एल का मतलब लोकसभा, आर का मतलब राज्यसभा, पी का मतलब प्रेसिडेंट, दोनों सदनों का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है ना। तो ये इससे जो है L प्लस आर प्लस पी बराबर क्या होगा? संसद होगा, तभी बनेगी, नहीं तो आप प्रेसिडेंट को भूल जाओ। तो पी का मतलब प्रेसिडेंट है, जिनके क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे, यानी दो सदनों की बात करें। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी मैंने एक आपको ऊपर स्टार पॉइंट में बताया है कि 79 बराबर संसद, यानी भारत के संविधान में जो पार्लियामेंट होगी वो अनुच्छेद कितने से कितने तक का, वो आप भूल जाओ। केवल आपको याद रखना है कि एक पार्लियामेंट होगी अनुच्छेद 79। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि उसके आगे हमें पढ़ना है लोकसभा और राज्यसभा। याद रखिएगा कि सबसे जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं लोकसभा और राज्यसभा से, यानी फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 यानी आर्टिकल 81। तो आपको अपनी कॉपी में एक बार फिर से 79, 80 और 81, 79 में आपने संसद लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं। 80 आप छोड़ दीजिएगा अभी, और 81 आप लिख लीजिएगा लोकसभा, कोई दिक्कत। तो 3 अनुच्छेद आपको याद रखने हैं कि जब लोकसभा का गठन पूछे तो भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 81 में यह कहा गया है कि भारत में एक सदन होगा जिसको निम्न सदन कहा जाएगा, वह लोकसभा होगा, ठीक है। अनुच्छेद 81 के तहत मूल संविधान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी, लेकिन समय समय पर इसकी वृद्धि हुई और 31वें संविधान संशोधन 1974 के दौरान 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है, यहां पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल संविधान में भारत की लोकसभा में कितने सदस्य थे? 500। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि वर्तमान में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। और क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाए कि वर्तमान में जो अभी वर्तमान में संख्या है वो कितनी है? तो आपको याद रखना है 545 है, 545 है। याद रखना है कि अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने लोग नामित करते हैं? जो मैंने ऊपर बताया था, एंग्लो इंडियन के सदस्य 2 करता है। कौन से? लोकसभा में। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी यहां पर वयस्क मताधिकार का जो शब्द यूज होता है वो आपको याद रखना है। अब देखो लोकसभा कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। देखो लोकसभा लोकप्रिय सदन होता है। पहला पॉइंट आप ये लिख लीजिएगा, लोकप्रिय सदन। इसमें ना लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने आप से लिखवा रहा हूं। लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं? लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तीसरा कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा, लोकसभा एक भंग होने वाला सदन है, भंग होने वाला सदन है, ठीक है ना। ये बात, तीनों चीजें आपको दिमाग में रखनी है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है, किंतु वह राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। यह जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। इसकी शक्तियां एवं कार्यों का उल्लेख हम कर रहे हैं, बड़ा ध्यान से सुनना है। तो 3 पॉइंट हमने बताया है कि लोकप्रिय सदन कौन है? लोकसभा है। निम्न सदन कौन है? लोकसभा है। भंग होने वाला सदन कौन है? लोकसभा है। इसकी शक्तियां व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति है, कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति है वो राज्यसभा से कई ज्यादा गुनी तगड़ी है। वित्तीय शक्ति, संवैधानिक शक्ति जो संविधान में हम संशोधन करते हैं अनुच्छेद 368 के तहत, और अन्य शक्तियां जैसे बिल पारित करने की शक्ति या कोई भी बिल जा रहा है तो वो भी लोकसभा को एक दायित्व है। जैसे धन विधेयक की बात करें, संसद के दोनों सदनों में कोई भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगा सकती है। यदि राज्यसभा महाभियोग लगाती है तो लोकसभा आरोपों की जांच करती है, ये तो सबको ही है।
हमने आपको पहले बताया कि राज्यसभा या लोकसभा में दोनों में आर्टिकल 61 के तहत भारत का महाभियोग ले जाया जा सकता है। अनुच्छेद 124(4) के तहत लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का कदाचार असमर्थता के आधार पर उसको हटाया जा सकता है। मतलब 124 ये कहता है कि भारत में जो जितने भी आपके न्यायाधीश होते हैं ना, उनको हटाया जा सकता है। जिस तरीके से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति अगर भारत के संविधान को अतिक्रमणित करें या अवहेलना करें, ऐसे ही भारत का न्यायाधीश अगर जो है इसमें लिप्त में पाया जाता है तो उसको भी इसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 124 होता है उसका, और इधर कितना होता है, आर्टिकल 61 होता है राष्ट्रपति में। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव जो है राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में नहीं। ये भी आपको बात याद रखनी है। अब बात आती है राज्यसभा की। बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। देखिएगा, राज्यसभा को कई नामों से जानते हैं। जैसे राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जानते हैं, जो मैं बोलूं फटाफट 3-4 से 4 स्टार में लिख लो। तो क्वेश्चन में क्या बनता है कि ये बताओ कि विद्वानों का सदन किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा राज्यसभा। 1 स्टार हो गया विद्वानों का सदन, 2 स्टार उच्च सदन, राज्यसभा आंसर होगा। तीसरा, भंग ना होने वाला सदन, राज्यसभा हो गया, है ना। अपर हाउस, राज्यसभा हो गया। सेकेंडरी चैम्बर, राज्यसभा हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। राज्यसभा को भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन कहा जाता है। ये अपर हाउस किसे कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं। विद्वानों का सदन राज्यसभा को कहते हैं, और इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं। ये सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आपको याद रखना है कि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है, और ये भी याद रखना है। अच्छा, एक चीज और भूल गए यहाँ पर, लोकसभा में लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, और लोकसभा का जो सदस्य होता है वो कितनी आयु की बात करता है, तो 25 साल, ठीक है ना। तो लोकसभा के सदस्य होंगे वो 25 साल के होंगे, और जबकि राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो 30 साल के होंगे। फटाफट लिख लो, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब मैंने ऊपर एक क्वेश्चन छुड़वाया था कि 79 के तहत एक संसद होगी भारत में, 80 पॉइंट छुड़वाया था, तो 80 में राज्यसभा लिख लो, भारत में राज्यसभा होगी 80 के तहत, और 81 में मैंने बताया था कि भारत में लोकसभा होगी। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि भारत में संसद 79 के तहत, भारत में 80 के तहत राज्यसभा, भारत में 81 के तहत लोकसभा होगी। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा में जो आपके सदस्यों का जो नियुक्त होने का समय कितना है, लोकसभा में 5 साल मैंने बताया था, और राज्यसभा में 6 साल है। ये दोनों पॉइंट एक साथ में लिख लेना है, ठीक है ना, बहुत बार पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 80 के तहत भारत में एक राज्यसभा होगी। अनुच्छेद 80(1) के तहत भारत में जो राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या होगा वो 250 हो सकती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखो। क्वेश्चन दोनों स्टार बना के लिख लो, दोनों एक साथ में। अधिकतम संख्या राज्यसभा की पूछे कितनी हो सकती है, तो आंसर होगा 250। वर्तमान में अगर पूछे कितनी है, तो आंसर होगा 245। तीसरा और लिख लो, राज्यसभा में कितने सदस्य भारतीय संविधान में राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो 12 करता है। और 12 वो सदस्य कैसे होते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में जिनको अनुभव प्राप्त होता है वो करते हैं। और जो लोकसभा में 2 होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एंग्लो इंडियन होते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय के। क्लियर है ना, सारी चीजें क्लियर है। 233 सदस्य आते हैं विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होके, और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है ना। यह बात आप दिमाग में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अब इन सदस्यों का जो चुनाव होता है वो किस तरीके से होता है, तो एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार खुले मतदान से संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की जो विधानसभाएं होती हैं उनसे निर्वाचित सदस्य आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को मत भूलना, एकल संक्रमणीय पद्धति और अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला पॉइंट है। राज्यसभा का जो सभापति होता है यानी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा,
तो क्वेश्चन में आ सकता है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है। तो आप कहोगे कि राज्यसभा के दो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, एक चेयरमैन होता है और एक उप सभापति होता है। भारत का राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो मैंने ऊपर अभी बताया है। यानी वाइस प्रेसिडेंट, जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो अपर हाउस यानी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा के अपने सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये बात दिमाग में फिट रख लेना, जो मैंने बताया। लोकसभा का 5 साल है, राज्यसभा का 6 साल है और उपराष्ट्रपति का 5 साल है और राष्ट्रपति का 5 साल है। ठीक है, ये बात दिमाग में फीड कर लेना है। अब कई बार एग्जाम में अपर हाउस की कुछ शक्तियां हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वित्तीय शक्ति से क्वेश्चन आता है, फिर हम चलेंगे क्या, हम फिर चलेंगे यहाँ पर संशोधन की शक्ति पर और फिर चलेंगे प्रधानमंत्री पर। ठीक है, वित्तीय शक्ति क्या है? संविधान के अनुच्छेद 109 में यह स्पष्ट है, यह उपबंधित किया गया है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्या धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। और दूसरी तरीके से ये क्वेश्चन आपको स्टार बना के लिख लेना है कि क्या धन विधेयक केवल लोकसभा में? जी हाँ। तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि धन विधेयक किस सदन में लाया जा सकता है, तो आंसर तुरंत लोकसभा मार देना, राज्यसभा मत मारना। धन विधेयक को केवल लोकसभा स्पीकर ही प्रस्तावित करते हैं आगे के लिए। तो आपको याद रखना है कि धन विधेयक केवल कहां पर लाया जाता है? धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा में। राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। वह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जब लोकसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है तो वह राज्यसभा के पास सिफारिश के लिए भेजा जा सकता है। राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है और अगर मना कर देती है तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा के अधिकार का क्षेत्र ही नहीं है। और 14 दिन के बाद अगर भेजती है, ना भेजती है, तो भी वो पारित माना जाएगा। क्लियर है? ये बात आपको दिमाग में रखनी है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत मैंने कई बार आपसे रिपीट किया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत में ली गई है। ठीक है ना? द पावर ऑफ अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त है। लोकसभा से पारित संशोधन विधेयक तभी स्वीकृत समझा जाएगा जब वह राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाए। कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल। देखिए, एक अपर लोअर हाउस है, यानी हम कह सकते लोकसभा है, निम्न सदन है, और एक अपर हाउस है जिसको राज्यसभा कहते हैं। हमने कोई भी प्रस्ताव यहाँ पर पारित करने के लिए भेजा और सहमति के द्वारा हमें आगे तो बढ़ाना पड़ेगा ना, धन विधेयक को छोड़ के। तो हम यार याद रखिएगा, संविधान में जब संशोधन करने होते हैं तो हमें दोनों सदनों का सहमति होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक दोनों सदनों की स्वीकृति नहीं होगी तब तक वो संशोधन नहीं होगा। संशोधन विधेयक पर राज्यसभा की असहमति होने पर संशोधन विधेयक अस्वीकार समझा जाएगा। ये ब्लैक मैंने लिख दिया है, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप भी ये समझ लो कि धन विधेयक की तरीके से इसको भी। ऐसा नहीं है, धन विधेयक लोकसभा की शक्ति है, वो उसी की रहेगी, लेकिन संशोधन में बराबर का हिस्सा है राज्यसभा और लोकसभा का, अपर हाउस एंड लोअर हाउस का। आपातकालीन शक्ति क्या है राज्यसभा की? राष्ट्रपति की आपातकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति दोनों सदनों के द्वारा अनिवार्य है। यह भी दोनों सदनों को बराबर हिस्सा है। यदि घोषणा उस समय की गई है जब लोकसभा विघटित हो गई है तो उस समय घोषणा राज्यसभा द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है। यानी अगर उस समय लोकसभा, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि लोकसभा को भंग या लोकसभा को विघटित कौन करता है, तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा। और उस समय अगर लोकसभा कार्य न कर रही हो तो कौन करेगा? तो हमारे पास एक ही तो ऑप्शन है, राज्यसभा करेगी, है ना।